ऑन द कॉन्ट्ररी, मेक इन इंडिया को तो इससे बहुत बड़ा बल मिलेगा। मेक इन इंडिया के लिए एक प्रकार से बड़ी मार्केट खुलेगी 27 देशों की, और ऐसी मार्केट जो भारत से 5 गुनी बड़ी है। हमारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी 20 ट्रिलियन से अधिक बड़ी इकोनॉमी है। तो इतनी बड़े बाजार एक प्रकार से भारत के लिए खुलेगा, जिससे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ ले सकेंगे। हमारी क्वालिटी सुधरेगी, भारत के उपभोक्ताओं को भी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, सस्ता माल मिलेगा, और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का माल और भारत की सेवाएं जाएंगी। सर, इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी पे भी कुछ सवाल थे कि वो लोग चाह रहे हैं कि हमारी कुछ लायबिलिटी क्लॉजेस को ध्यान रखा जाए। इसमें अभी इन्वेस्टमेंट के कोई चैप्टर नहीं किया गया है, तो इन्वेस्टमेंट का हम बाद में अलग से एक प्रोटेक्शन एग्रीमेंट की बातचीत अलग से करेंगे, जिससे वहां से निवेश भी बड़े पैमाने पर भारत में आ सके। सर, अब मैं थोड़ा सा कॉमन मैन जो मन में सवाल है कि उनको क्या इससे इम्पैक्ट होने वाला है, बिकॉज जैसे कार्स हैं वो तो प्रीमियम क्वालिटी की कार्स पे आप लोगों ने टैरिफ को कट किया है। भारत के ऑटो इंडस्ट्री आज लाजवाब काम कर रही है, इसलिए जो गाड़ियां 25-30 लाख रुपए तक में आज मार्केट में बिकती हैं, उस पर हमने खोली नहीं है मार्केट। तो भारत के मैन्युफैक्चरर्स, भारत के उत्पादन करने वाले सभी ने ऑटो इंडस्ट्री को हमने प्रोटेक्ट किया है पूरी तरीके से। महंगी गाड़ियां वैसे भी बहुत कम आती हैं, छोटी बड़ी गाड़ियों का हमने संख्या देखी थी, महंगी जो लग्जरी कार्स है वो तो शायद 5-6 हजार ही आती है साल में। वो तो भारत में 5,000 गाड़ियां बनने का कोई संभावना नहीं है उन गाड़ियों को। लेकिन अगर हम आने देते हैं और यहां पे थोड़ी भी उनको मार्केट दिखती है, तो आगे चल के वो भी यहां बनेंगी, क्योंकि यूरोप के मैन्युफैक्चरर्स भली बात ही समझते हैं कि उनको भारत में ही मैन्युफैक्चर करके ज्यादा मुनाफा है, ज्यादा उनको लाभ होगा, जिससे भारत में नौकरियां भी बनेंगी। तो भारत के उपभोक्ताओं को चॉइस मिलेगी। आज 10 गाड़ियां मिलती है, यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स भी भारत में आके बनाएंगे तो नई नौकरियां उत्पादन होगा। यहां बनी हुई नई गाड़ियां दुनिया भर में एक्सपोर्ट होंगी तो विदेशी मुद्रा कमाएंगे, और भारत के उपभोक्ताओं को भी चॉइस मिलेगी। आस्ते आस्ते अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट्स करते हैं विकसित देशों के साथ, तो भारत की सोच एक विकसित देश बनने की तरफ आगे बढ़ती है। भारत के उपभोक्ता अच्छी गुणवत्ता वाला सामान मांगते हैं, तो उससे भारत में जो बनता है सामान, उसकी क्वालिटी भी सुधरती है। तो एक प्रकार से भारत अपने आप को तैयार कर रहा है उपभोक्ताओं को भी संतुष्ट करने का और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना माल बेचने का। फार्मर्स आर टोटली प्रोटेक्टेड, किसानों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उल्टे किसानों के लिए मार्केट खुल जाती है। उदाहरण के लिए हमारे चावल, गेहूं, सोया, मेज, मक्का, डेयरी, पूरी तरीके से दूध और दूध उत्पादन को बाहर रखा गया है। इस प्रकार के जो सीरियल्स, जो चीजें, पल्सेस, जो चीजें, दालें, जो चीजें हमें भारत में बनानी है, हमारे किसान मेहनत करते हैं और भारत में उत्पादन करते हैं, उन सबको इसमें से बाहर रखा गया। तो पूरी तरीके से किसानी क्षेत्र को और पशुपालन के क्षेत्र को और एनिमल हस्बेंड्री पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है इसमें। सर, आपने अपने आज एक आर्टिकल भी लिखा है और आप बार बार ये बोलते हैं पहले भी जो डील्स हुई हैं, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स क्यों माना जाए, और कैसे पुरानी डील जो पुरानी सरकारों ने डील की हैं उसमें हमें उतना लाभ नहीं हुआ है क्या? भाई, जापान कोरिया के साथ कांग्रेस की सरकार ने एफटीए किया था, वो इतना खराब एफटीए है कि हमारी एक्सपोर्ट वहां पे बढ़ी नहीं है। वहां पे उन्होंने जो सामानों पे हमें ड्यूटी कंसेशन दिया वो वहां जा ही नहीं पा रहा है, और उनका सामान डबल हो गया, उनके इंपोर्ट डबल हो गए। तो ये एफटीएस भारत ने ज्यादा अपना मार्केट खोली और वहां की मार्केट हमें खुली नहीं है। यहां पे तो आपने देखा होगा 99% जो भारत से एक्सपोर्ट होते हैं उस सब पे जीरो ड्यूटी हो जाएगी, जो भारत से यूरोपियन यूनियन जा रहे हैं। तो हमने एकदम बैलेंस्ड एफटीएस किए। हमने विकसित देशों के साथ एफटीएस भी अपने टर्म्स पे किए, हमारे लाभ के लिए, कैसे हमारे लोगों को सेंसिटिव सेक्टर्स को भी बचाएं और कैसे जो भारत की एक्सपोर्ट इंटरेस्ट है उसको और प्रोत्साहन मिले। लेकिन हम कांग्रेस की तरह उन देशों के साथ एफटीए नहीं कर रहे हैं जो हमारे साथ स्पर्धा करता है। हम ऐसे देशों के साथ नहीं कर रहे हैं जिनकी लेबर कॉस्ट कम है
और कल को हमारे मैन्युफैक्चरर्स को नुकसान हो जाए। कांग्रेस उस प्रकार के देशों के साथ एफटीए करता है। हम विकसित देशों के साथ करते हैं जहां हमारी कोई स्पर्धा नहीं है। सर, आपने बहुत अभी नेगोशिएशंस किए हैं। देयर आर फ्लरी ऑफ एफटीएस यू हैव डन, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, इवन एफ्टा। तो अभी आपको व्हाट नेक्स्ट सवाल ये है, अब अगले एफटीए किसके साथ होने वाले हैं? हमारी कई जगह बातचीत चल रही है। हमारी चिली में बहुत एडवांस स्टेज पर बातचीत चल रही है, कनाडा से बातचीत चल रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बातचीत चल रही है, जीसीसी के खाड़ी के 6 देश मिडिल ईस्ट के, उनसे भी अब बातचीत जल्दी शुरू कर देंगे। तो अलग अलग देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है। और भारत जो विकसित देश है, जहां पे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, जहां पे हमें पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल भी लाभ होता है, उन देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने में लगा। सर, अमेरिका के साथ जो डील है, क्या वो जल्द हम सुन सकते हैं, हो सकती है? और क्या ये ईयू और आपकी जो डील हुई है, ये सिग्नल है? मैंने कई बार इस बात का जिक्र किया है। हर डील, हर एफटीए अपने पैरों पे खड़ा होता है। अपने उसके फायदे नुकसान देखते हुए भारत तय करता है। और कोई भी डील दूसरे डील पर ना तो निर्भर होती है, ना कोई डील कोई डेडलाइन के हिसाब से नेगोशिएट की जाती है। जब अच्छी डील हो जाए, दोनों तरफ को फायदा दिखे, विन विन हो, तब डील अवश्य खत्म हो जाती है। कैन यू अपडेट अस ऑन द स्टेटस? बहुत सार्थक बातचीत चल रही है कई देशों के साथ, और आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं मैं कि भारत अपने हितों की रक्षा करते हुए नए बाजार भारत के लिए खोलेगा। भारत अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे निर्यातकों को और मौका देने के लिए, और साथ ही साथ हमारे किसान, मछुआरे, हमारे पशुपालक, हमारे लघु उद्योग, उनको संरक्षण देते हुए आगे भी नए समझौते करते रहे। मैं लास्ट 2 सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर। लास्ट 1-2 सवाल में आपको खत्म करेंगे इस इंटरव्यू को। कल जयराम रमेश का हमने एक ट्वीट देखा, उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने मतलब फुल फ्लेज उसको नेगोशिएट नहीं कर पाए। ऐसा है, वो अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। 2006 से बातचीत शुरू की, 7 में लॉन्च की, 13 में छोड़ दी। उनमें तो साहस ही नहीं था, हिम्मत ही नहीं था एग्रीमेंट करने का। डर के मारे यूपीए और कांग्रेस की सरकारें कभी निर्णय नहीं ले पाती थी। और जयराम रमेश जी तो वैसे एंटी डेवलपमेंट माने जाते हैं, आपने देखा ही है। एक पर्यावरण मंत्री के नाते उन्होंने देश का पूरे विकास यात्रा को ठप कर दिया था। तो कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब है। जयराम रमेश जी जैसे मित्र और कांग्रेस जैसी पार्टियां तो भारत को चाइना के साथ एफटीए करने को मजबूर कर रही थी। मैं तो उनको सामने ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने कैसे सोचा भी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसेप, जहां चाइना और भारत के बीच एक प्रकार से एफटीए हो रहा था, उसमें भारत को झोंकने की हिम्मत कैसे की? ये पाप कैसे कांग्रेस ने किया? कांग्रेस ने जवाब देना चाहिए जनता को, जो पाप करने जा रहे थे चाइना और भारत के बीच एफटीए करके भारत के हितों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देते। ये है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड। राहुल गांधी बार-बार कहते हैं कि डेड इकोनॉमी है, 2 बार रिपीट कर चुके हैं। भाई, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग वर्ल्ड इकोनॉमी। आपने ईयू कमीशन के प्रेसिडेंट, ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट के वक्तव्य सुने, कितना उत्साह था उनमें भारत के साथ संबंध सुधारने का। आज 7-8% पे तो दुनिया की कोई और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है भारत के अलावा। आज पूरे विश्व को भारत के साथ संबंध बढ़ाने के उत्साह है। ये तो मैं मानता हूं एक प्रकार से देश के अंदर ही लोग ऐसे बैठे हुए हैं, राहुल गांधी जी जैसे, जयराम रमेश जी जैसे, जो अपने ही देश को नीचा दिखाते हैं और अपने ही देश की उपलब्धियों को नकारात्मक सोच के साथ देखते हैं। ये नहीं देख पाते हैं कि देश कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले, कैसे आज देश का युवा युवती उत्साह के साथ नए स्टार्टअप में जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, कैसे आज देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा विस्तार हो रहा है। एक तरफ लोगों का जीवन आगे बढ़ रहा है, जीवन सुधर रहा है, आमदनी बढ़ रही है, दूसरी तरफ हमने टैक्सेस कम किए,
इनकम टैक्स कम किया, जीएसटी कम किया, लोगों पे भार कम किया, उनको और समृद्ध बनाने के लिए उनकी और क्षमता बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, कौशल विकास कर रहे हैं। नई नीतियों से हम नई शिक्षा नीति से लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये देश अब तेजी से निकल पड़ा है। कांग्रेस की नकारात्मक सोच अब देश को रोक नहीं पाएगी। वो सोच ने ही इस देश को दशकों तक पिछड़ा रखा। अब भारत का कोई समझदार व्यक्ति कांग्रेस के सोच के झांसे में नहीं आएगा। धन्यवाद सर, नमस्कार।